हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 जून को यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर का एग्जाम हो चुका है। 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो यहाँ पर हम पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और आज इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि एक वीडियो में 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, a 12 ohm resistor and 0.21 Henry inductor are connected in series to an AC source operating at 20 volt 50 cycles. The phase angle between the current and the source voltage is। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 ओम का रजिस्टर और 0.21 हेनरी का इंडक्टर जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है विद एसी सोर्स और वोल्टेज था 20 वोल्ट एंड 50 साइकिल्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें निकालना था, हमें यहाँ पे निकालना है फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan phi is equal to XL upon R। tan phi is equal to XL upon R। ठीक है, अब यहाँ पर XL हम कैलकुलेट कर लेंगे। XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है हमारे पास। एल हमारे पास है ये 0.21 हेनरी और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 साइकिल्स। तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 और हमारे पास एल की वैल्यू है 0.21। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक्सेल की वैल्यू हमारे पास आएगी 65.94। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे tan phi। tan phi इज इक्वल टू 65.94 अपॉन में r। कितना रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था? 12 ओम। तो यहाँ लिख देंगे अपॉन में 12। तो tan phi इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.495। ठीक है, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 5.495। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता, 1 होता। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो एंगल है वो 45 से तो बड़ा होगा। ठीक है ना, और ये 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक सिंगल कौन सा बच रहा है? सी वाला ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, तो यानी कि फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 79.7 डिग्री या फिर 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था, an alternating current is given by I is equal to 14.14 sin 314t। The RMS current and instantaneous current when t is equal to 0.02 millisecond is given by। हमें यहाँ पे बताना है RMS करंट बतानी है एक तो, और एक इंस्टेंटेनियस करंट हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन गिवन है I is equal to 14.14 sin 314t। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नोट हमारे पास है पीक वैल्यू, तो ये हमें दे रखी है 14.14 और ओमेगा हमारे पास यहाँ दे रखा है 314। ठीक है, अब IRMS का फॉर्मूला आप सबको पता है। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? पीक वैल्यू यानी कि आई नोट अपॉन में √2। आई नोट की वैल्यू है 14.14 और अपॉन में √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया और थर्ड ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में से हमारा कोई एक ऑप्शन होगा। अब उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे 14.14 साइन 314 इंटू, अब टी की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखी है 0.02 मिली सेकेंड। 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 314 इंटू 0.02 मिली सेकेंड है ना, 10 की पावर -3 सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, तो ये हमारा आएगा 0.0068 साइन में। अब इन्होंने हमें एक वैल्यू दे रखी है, साइन 0.628 की वैल्यू है 0.5875, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था 0.628। तो इसलिए क्वेश्चन में 0.02 ना होके यहाँ पे होना चाहिए था 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए था 2 मिली सेकेंड होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था हमारे पास इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.14 इंटू साइन 0.628। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.14 इंटू 0.5875। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.30 एम्पियर।
देखो वैसे भी हम टिक कर सकते थे ऑप्शन में, क्योंकि हमारे पास 14.14 साइन की वैल्यू है। अब साइन की वैल्यू उन्होंने ये दी है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे 14.14 से, तो ये ऑप्शन तो हमारा आना ही नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू होना चाहिए था हमारे पास 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमारा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट आ गई 8.30 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेनेवर फ्लक्स थ्रू इट। ये कह रहा है कि हमारे किसी भी कॉइल में अगर उसके फ्लक्स गुजरती है, तो फ्लक्स में क्या क्या चेंज होता है कि ईएमएफ हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो ये इंक्रीज होती है, इज इंक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड, इज केप्ट कांस्टेंट, या इज एब्रप्टली रिड्यूस टू जीरो। तो इज इंक्रीज तो सही है, मतलब अगर हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीज होगा। डिक्रीज, ठीक है, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, तो फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा मीन्स वो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तभी भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इज कांस्टेंट, अगर हम इसको कांस्टेंट रख दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। भाई अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट इज एब्रप्टली रिड्यूस टू जीरो, कि अचानक से क्या हो जाए, एकदम से जीरो हो जाए। तो देखो ई डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अगर टाइम कम लगेगा, एकदम से रिड्यूस टू जीरो का मतलब है एकदम से क्या हो गया, जीरो हो गया। टाइम कम लगेगा तो ईएमएफ वहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is connected across a supply. If the impedance is denoted by Z and angular velocity by omega, the inductance L will be given by। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक इंडक्टेंस है हमारे पास L और एक रजिस्टर है R, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और इंपीडेंस दे रखा है Z और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता है कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर। ठीक है, XL क्या है हमारे पास, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब हमें पता है, वी नो दैट XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो हम क्या करेंगे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर कितना हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। निकालना क्या है, देखो निकालना इंडक्टेंस हमें निकालना है, बोला कि क्या, द इंडक्टेंस L निकालना है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से L कितना आ गया हमारे पास, L स्क्वायर रूट में Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द क्यू फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज। कह रहे हैं कि जो क्यू फैक्टर है किस किस को डिफाइन करता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है ना, क्यों, क्यू इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपॉन आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर, है ना, तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा इसमें, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वांटिटी दे रखी है, रिलेटेड इक्वेशन दे रखी है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है, एक्चुअल में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ईएमएफ हमारा ई इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी होता है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी करेक्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीधा सी, ओनली थ्री ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, मतलब हमें यहाँ पे निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, हम ट्रेस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम डायगोनल का सम करते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम इसको ए मान लेंगे, मोड ए इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 6 ले लेंगे, 3 सी 9, 9 और ये जगह माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस 2 ये वाला, और ये रहेगा हमारा 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अंदर 8 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 4 प्लस 2 माइनस 4, ये 48
-8 -8, तो 48 माइनस हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, अब हमारे पास हमें हमें अपने ऑप्शन में ऐसी वैल्यूज देखनी है जिनका सम तो हो 12 और जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 32। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, 2 2 4 4 और 8 12। ठीक है, और 8 2 जा 16 2 जा 32, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास 3 आइगन वैल्यू हो जाएंगे, कौन कौन सी, 2 2 और 8, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट। तो देखो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है कि पावर डिसिपेट कैसी होती है, मैक्सिमम, बिल्कुल करेक्ट है। प्योरली इंडक्टिव में 0 होगी, प्योरली कैपेसिटिव में भी 0 होगी। अब रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास एक्सएल है और एक्सवी है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है ना, मतलब इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो यहाँ पे जो जेड है वो किसके इक्वल आ जाता है, इंपीडेंस हमारा आर के इक्वल आ जाता है। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। तो यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट है, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये कैसे होता है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारी टू कॉइल में इंक्रीज कब होगा, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर ऑफ एसी जनरेटर इज डबल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, या कहीं कहीं पर हम इसको ई भी लिख सकते हैं। अब ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा के, है ना। तो यहाँ पर इसने बोला है कि अगर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ एसी जनरेटर इज डबल, कि अगर हम क्या करें, एंगुलर स्पीड को डबल कर दें, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस। नेक्स्ट 11, इफ वेक्टर एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड देन वैल्यू ऑफ कर्ल एफ इज। तो जो वैल्यू होगी कर्ल एफ की वो कितनी हो जाएगी, 0। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। देखो, ये जो कंडीशन बनेगी, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसके इसके कई मेथड है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो हम ये जो कंडीशन है, यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, दिया है और यहाँ पर वेयर एज इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन x + 2y + 3z इज इक्वल टू 6 विच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कंडीशन बनेगी ना, ये कंडीशन बनती है हमारी टेट्राहेड्रन की। ठीक है, टेट्राहेड्रन की। तो ये होता है हमारे पास x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ABC हमारे पास क्या है, ABC इंटरसेप्ट है, ABC क्या है, आर इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जो गिवन इक्वेशन है उससे ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास है x + 2y + 3z इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा x/6 + y/3 + z/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, b की वैल्यू आ गई 3 एंड c की वैल्यू आ गई 2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू निकालनी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 3 इंटू ABC/6। तो 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा ABC/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 3 इंटू 2/2, 6 इज 18, तो हमारा आंसर आएगा 18। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसको अलग मेथड से किया हो, इसके और भी मेथड है सॉल्व करने के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है, फॉर अ वेक्टर फंक्शन f कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू 0, f इज रोटेशनल, कर्ल f इज इक्वल टू 0, f इज रोटेशनल। देखो, अगर कर्ल हमारा f 0 है तो इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन जो फोर्स f है, वेक्टर f हमारा वो इरोटेशनल है। ठीक है, डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू 0 तो सोलेनॉइड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if pnx is the Legendre polynomial of degree n greater than 1 then -1 to +1 1 + x pnx dx is equal to। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते हैं इसको। which of the following represent the Bessel differential equation of order n। बेसल इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो बेसल इक्वेशन कौन सी है हमारी, इसमें यहाँ पर हमारे पास है x² d2y/dx² x dy/dx + x² - n² y is equal to 0। तो 15 का हमारा जो इसमें 15 का ए ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 15 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्पेशल फंक्शन। बेसल फंक्शन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बिल्कुल करेक्ट है। हर्माइट पॉलिनोमियल क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये भी करेक्ट है। लेगुरे पॉलिनोमियल हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी है कौन सी? लीजेंडर पॉलिनोमियल। सेकंड है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी अभी हमने किया, तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा बेसल इक्वेशन थी। फिर उसके बाद डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी होती है? ये हमारी हर्माइट है। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? फर्स्ट का हमारा ए हो गया, सेकंड का डी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन में हम करेंगे, यहाँ हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए हम इसको मान लेंगे वेक्टर ए, इसको मान लेंगे वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो जो कोप्लेनर की कंडीशन होती है ना, कोप्लेनर की कंडीशन, इसकी कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अगर 3 वेक्टर सेम प्लेन में है तो उनका जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड है। या तो आप क्या करो, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले ए के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 माइनस 4 5, फिर उसके बाद हम बी के कोफिशिएंट लिखेंगे। बी के हैं हमारे पास 1, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का है माइनस एम और के का कोफिशिएंट है 1। फिर हम लिखेंगे सी के लिए 3 2 माइनस 5, और ये किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2, फिर हो जाएगा हमारा 5m माइनस 2, फिर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर हो जाएगा हमारा माइनस 5 और माइनस 3, फिर हम लिखेंगे प्लस का 5 और ये हमारा हो जाएगा 2 और प्लस का 3 है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10m माइनस 4, अभी हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 3 कितना? माइनस 8, तो 8 4 32 प्लस 10 5 2 10 और 5 3 15m इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25m और जगह माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 और अपॉन में 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 19 हमारा हो जाएगा वो फ्लो रिलेटिंग स्ट्रेस टेंसर पीआईजे एंड स्ट्रेन टेंसर इज गिवन बाय, तो इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, तो करेक्ट है। हमारे पास जब हमने देखा, अगर वेक्टर हमारे पास आईजेके की फॉर्म में होगा, आईजेके, तो जब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारी कोई वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमारा स्केलर ही होगा। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है, जैसे सपोज लिखा है 2y प्लस 3z प्लस 4k, तो ईच कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, सारे क्या होंगे? स्केलर तो होंगे। थर्ड है द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, ये गलत है। देखो, अगर हम यहाँ गए, ये सपोज हम 15 मीटर गए और 15 मीटर वापस आए, तो हम कितनी डिस्टेंस चले? तो डिस्टेंस तो हमारी हो गई कितनी? 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट अगर हम जिस पॉइंट से जाए वही वापस आ जाए तो 0 हो जाती है ना? तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमें कैसी हो, ऑलवेज इक्वल हो, तो ये गलत है। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिवन वेक्टर। कह रहे कि अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में लाइन नहीं करते हैं तो उनका जो सम है ना वो 0 नहीं होता, मतलब नल वेक्टर मतलब 0 नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि जब अगर ये किसमें है, अगर ये प्लेन में नहीं है तो इनका जो सम है वो 0 नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें अब हमारे कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन में हमें देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ ही दे रखा है। ठीक है, सेकंड ओनली सेकंड तो नहीं लेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स आर इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर and train B moves towards south with the speed of 90 km per hour. What's the relative velocity of B with respect to A? ठीक है, तो ट्रेन A हमारी जो है वो जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इसको मान लेंगे बी ए है। तो नॉर्थ, फिर ये कह रहा है कि जो हमारी ट्रेन बी है वो जा रही है साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हम मान लेंगे कि हमारी बी बी है। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लेंगे। अब उसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला बनेगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, बी बी कितना हमारा है? माइनस 90, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 90 और माइनस 54। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा 144 माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्ट करेंगे आंसर तो मीटर पर सेकंड में है, तो -144 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 8 और 8 5 40, तो -40 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय where t is in the seconds and the coefficient have the proper unit for r being meters, find the velocity and acceleration। तो पोजीशन दे रखी है हमें r, ठीक है, 3.0 और t i कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, dr/dt इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 i कैप और प्लस में 4 t j कैप। तो b देखो कौन सा है हमारे पास, 3 + 4t, 3 + 4t, यानी कि हमारे पास c और d तो कैंसिल हो गए, यानी कि a और b में से कोई एक है। अच्छा, यहाँ पर ना इस ऑप्शन में, यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन उसमें यहाँ x था और यहाँ पर भी x था। ठीक है, तो अब a निकालेंगे, a कितना हो जाएगा dv/dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4j। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसे है, j का मतलब क्या है, j का मतलब है कि y डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ यहाँ y था, ऑप्शन में हम करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ y था और सेकंड में हमारे पास दे रखा था x, यहाँ भी y था और यहाँ दे रखा था x। ठीक है, तो देखो दिख रहा है ना हमें j कैप, j कैप का मतलब कि हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, y डायरेक्शन होगी, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 विद वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकंड and move in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration, ये दे रखा है 3i + 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि कोई पार्टिकल है, उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है ये 5i, मतलब ये कितनी दे रखी है, ux दे रखी है, i कैप है ना x डायरेक्शन में, तो 5, ये 5 दे रखी है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है इसमें 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, और हमें दे रखा है जो x कोऑर्डिनेट है, हमें x की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है हमें 84 मीटर। अब उसने बोला है कि हमें y कोऑर्डिनेट मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो हो जाएगा x की जगह पे क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ at स्क्वायर। x कितना है यहाँ पर, x है 84, इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में 5 है, t हमें नहीं पता, निकाल लेंगे हम 1/2, और देखो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट एक्सेलरेशन में 3 है i का, तो ये 3 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 168 इज इक्वल टू 10t और प्लस में 3t स्क्वायर। इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3t स्क्वायर, उसके बाद प्लस 28t, ये फैक्टर कर लेंगे इसके, माइनस 18t और माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो 3t प्लस 28 आएगा, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो t, और यहाँ जाएगा प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी माइनस, t हमारा माइनस में ले नहीं सकते आ जाएगा, जो कि हम लेंगे नहीं, t हमारा आ जाएगा 6 सेकंड। ठीक है, अब हमें y निकालना है, तो y की इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ठीक है, अब u/y तो हमें गिवन नहीं है, उसने बोला कि वो x कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0 1/2 इंटू 2 इंटू t हो गया हमारा 6, 6 6 36, 2 से 2 कट गया, तो y हमारा आ जाएगा 36 मीटर।
तो क्या आंसर आ गया? आंसर हमारा है 36 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter, radius 12 centimeter है, along the groove steadily in complete 7 revolution in 100 second. What is the angular speed and the linear speed of the motion? एक इंसेक्ट है, वो क्या कह रहा है कि जो इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। उसने 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए कितने सेकंड्स में? 100 सेकंड में। तो हमें दो चीज निकालनी है, एक तो एंगुलर स्पीड निकालनी है और एक हमें निकालनी है उसकी लीनियर स्पीड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई एफ होता है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें, उसने कितना बोला हमसे, उसने बोला कि 7 रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, है ना। तो 7 रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है? 100 सेकंड में। तो 7 अपॉन में 100। ठीक है, तो हमारा जो आ जाएगा, हम यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जब एक बार हमारा ओमेगा आ गया तो हम v निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v कितना है? v आर हमारे पास कितना आर है? हमारे पास 12 और ओमेगा आ जाएगा 0.44। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर? 0.44 यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो ये हमें दे रखा था ना फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन में कितने टाइम में हमने कवर किया, तो 7 अपॉन में 100 हमारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है 25 आज का। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज। देखो हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर यू वाई तो कितना होता है हमारा? यू वाई तो हमारा हो जाता है 0। ठीक है, और यू एक्स हमारा बचता है। यू एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? यू कॉस थीटा। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, है ना। तो हमारी जो वेलोसिटी है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो गई। ठीक है ना। और उसने क्या बोला? एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो वो कैसा होगा? वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? वो तो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनके दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा? वो एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया, हॉरिजॉन्टल हमारी स्पीड हो गई। और एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगेगा जी? नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये लग रहा है ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे यही 25 क्वेश्चन हमें करने थे। नेक्स्ट हम जो 25 सॉल्यूशंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।